भारत एलओसी बॉर्डर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ चुकी है। हालात एलओसी पर बेहद तनावपूर्ण बन चुके हैं। आज पहली बार खुद रक्षा विशेषज्ञों ने कैमरे पर साफ कर दिया है कि अब स्थिति नियंत्रण से बाहर होती दिखाई दे रही है। सैटेलाइट इमेज से सामने आ रही तस्वीरें भी हालत को बेहद विस्फोटक बता रही हैं। लगातार एलओसी पर भारतीय फाइटर जेटों की उड़ान की गड़गड़ाहट सुनी जा रही है और ऐसा पहली बार हो रहा है जब भारत ने एलओसी पर इतनी भारी मात्रा में इंडियन एयरफोर्स, भारतीय थल सेना, टैंक्स और आर्टिलरीज को तैनात करते हुए इस पूरे इलाके पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है। जानकारी के अनुसार एलओसी के लगभग 34 किलोमीटर के दायरे में भारत ने अपना कंट्रोल हासिल कर लिया है और यहां बनी कई चौकियों को तहस नहस कर दिया है। करीब 60,000 से अधिक सैनिक तैनात किए जा चुके हैं। पीओके में भी स्थिति कुछ ऐसी ही दिख रही है। देर रात जब आप यह वीडियो देख रहे हैं तब तक हालात और अधिक नियंत्रण में आ चुके हैं। भारत 24 किलोमीटर के दायरे में अपना कंट्रोल हासिल कर लिया है और यहां बनी कई चौकियों को तहस नहस कर दिया है। करीब 60,000 से अधिक सैनिक तैनात किए जा चुके हैं। पीओके में भी स्थिति कुछ ऐसी ही दिख रही है। देर रात जब आप यह वीडियो देख रहे हैं तब तक हालात और अधिक नियंत्रण में आ चुके हैं। भारत ने यहां की सभी हवाई उड़ानों को रद्द करते हुए इसे नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया है। जमीन, हवा और आसमान तीनों मोर्चों पर भारत ने पूर्ण नियंत्रण ले लिया है। दिल्ली में हुई घटना के बाद अब भारत पूरी तरह निर्णायक एक्शन लेने के आके मूड में है, वह भी बिना किसी चेतावनी और बिना किसी देरी के। बॉर्डर पर भारतीय सेना ने अपने टैंक्स को लॉ कॉमन मोड में तैनात कर दिया है, जिनका इस्तेमाल केवल तब किया जाता है जब कार्यवाही निश्चित हो। इससे साफ है कि ऑपरेशन बहुत बड़ा होने जा रहा है। कई सेक्टरों में इतनी भारी सैन्य मौजूदगी है कि आसपास के गांव रातों रात खाली करवाए जा रहे हैं और सुरक्षा बलों को बता दिया गया है कि अगले 48 घंटों में किसी भी समय ऑपरेशन शुरू हो सकता है। हवा में भारत ने अपने सबसे घातक राफेल जेट भी उतार दिए हैं, जिनके साथ मिसाइल सिस्टम लॉक है, बम लॉर्ड हैं और पायलटों को साफ निर्देश दिए जा चुके हैं। इसके अलावा भारत S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को पीओके, एलओसी और पूरी पाक सीमा पर एक्टिवेट कर चुका है, जो दुश्मन की मिसाइल, ड्रोन और फाइटर जेट को आसानी से मार गिरा सकता है। भारत ने अपना एयर स्पेस पूरी तरह सील कर दिया है, जिसका अगला कदम एक बड़े ऑपरेशन की ओर संकेत देता है। हजारों की संख्या में मिलिट्री फोर्सेस, पैरामिलिट्री, आर्मी स्पेशल यूनिट्स को उनके सेक्टर में तैनाती मिल चुकी है और कई यूनिटों को रातों रात उनके टारगेट पॉइंट भी अप्रूव कर दिए गए हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने भी सैटेलाइट इमेज जारी कर बताया है कि हालात बेहद तनावपूर्ण हैं और भारत का रुख आक्रामक है। इसी बीच पाक सेना प्रमुख जनरल मुनीर, जो अब तक गीदड़ भभकियां दे रहे थे, भारत द्वारा लंबे क्षेत्र में नियंत्रण स्थापित करने के बाद अमेरिका भाग पहुंचे हैं और डोनाल्ड ट्रंप से इमरजेंसी मीटिंग कर रहे हैं, जिससे साबित है कि पाक के हाथ से नियंत्रण फिसल चुका है। भारत ने पीओके और एलओसी दोनों जगहों को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया है। पाक सेना डर के कारण कई चेक पोस्ट खाली कर चुकी है और सैनिक पीछे हट रहे हैं। पाक के समर्थक तुर्की और सऊदी अरब भी इस मामले से दूरी बना चुके हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस का दावा है कि भारत एक बड़ा प्लान तैयार कर रहा है और यह केवल छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं बल्कि एक फुल स्केल एक्शन है, जो आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के साथ पीओके के अंदर तक जा सकता है। दोस्तों, इस पूरे के पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड अब आ चुका है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हां दोस्तों, चैनल पर आगे बढ़ने से पहले आप देश के किस जगह, किस कोने से बैठकर के यह वीडियो देख रहे हैं, इसे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप भारत की इस कूटनीतिक क्षमता और भारत की तरफ से लगातार किए जा रहे प्रयासों को लेकर के आप सच में देशवासी मानते हैं तो कम से कम कमेंट बॉक्स में भारत के लिए एक जय जय हिंद जरूर लिखिएगा। दोस्तों, अब देरी ना करते हुए असल मुद्दे पर आते हैं।
भारतीय सेना आतंकी कैंपों की एक एक लोकेशन पर नजर रखे हुए है। पीओके में भारतीय स्पेशल फोर्सेस 22 किलोमीटर अंदर तक घुस चुकी हैं और उनके टारगेट स्पष्ट तय कर दिए गए हैं। पीएम मोदी ने साफ कह दिया है कि भारत अपनी सुरक्षा के खिलाफ किसी भी हरकत का जवाब अंतिम स्तर तक देगा। इसी के बाद रक्षा मंत्री और गृह मंत्री बॉर्डर सेक्टर में पहुंच चुके हैं। सीमा पर रिकॉर्ड की जा रही मूवमेंट युद्धकालीन स्थिति की ओर इशारा कर रही है। पीओके से मिली ग्राउंड रिपोर्ट बताती है कि रात में अजीबोगरीब आवाजें, बख्तरबंद वाहनों की मूवमेंट और हेलीकॉप्टरों की उड़ानें देखी गई हैं। कई पाक सैनिक अपनी पोस्ट छोड़कर भाग चुके हैं। भारत अपने कमांड सिस्टम को पूरी तरह अपडेट कर चुका है और सैटेलाइट डाटा के आधार पर यूनिट्स की तेजी से तैनाती हो रही है। राफेल जेट बॉर्डर के बेहद करीब निम्न ऊंचाई पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। रिजर्व यूनिट्स को भी सक्रिय ड्यूटी पर भेजा जा रहा है। पाक के अंदर हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि कराची, इस्लामाबाद और लाहौर में दहशत का माहौल है। लोग घरों से नहीं निकल रहे। संसद सत्र रद्द किए जा चुके हैं और रक्षा मंत्रालय की मीटिंग का लीक ऑडियो बताता है कि पाक सेना भारतीय आगे बढ़ रहे एक्शन को रोक नहीं पा रही है। तुर्की और सऊदी अरब दोनों ने पाक का साथ छोड़ दिया है क्योंकि भारत ने इन देशों से होने वाले व्यापार पर पहले ही रोक लगाकर उनकी स्थिति कमजोर कर दी थी। अमेरिकी इंटेलिजेंस भी मान रही है कि भारत का फोकस अब आतंकी लॉन्चअपड़, ट्रेनिंग सेंटर और उन सभी ठिकानों पर है जहां से भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचे जाते हैं। सैटेलाइट इमेज में भारत की भारी तैनाती साफ देखी जा सकती है। पीएम मोदी ने पूरे देश को आश्वस्त करते हुए कहा है कि भारत सुरक्षा के खिलाफ हर हरकत का जवाब उसकी भाषा में देगा। रक्षा मंत्री और गृह मंत्री का एलओसी और पीओ के द्वारा साफ संकेत देता है कि भारत की स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और सेना 3 अंतिम आदेश का इंतजार कर रही है। जनरल मुनीर का अचानक अमेरिका पहुंचना कई सवाल खड़े करता है। क्या पाक फिर से F-3 फीस की मांग कर रहा है? क्या वह भारत से पहले अमेरिका से मदद लेना चाहता है? लेकिन भारत किसी के आगे झुकने वाला नहीं है। भारत ने साफ कर दिया है कि अगला कदम और भी घातक होगा। भारत ने अपनी मिसाइलों को भी तैनात कर दिया है, जिनमें कई क्रूज मिसाइलें हैं शामिल हैं। ब्रह्मोस को हाई अलर्ट पर रखा गया है और सुखोई जेट्स में भी ब्रह्मोस इंस्टॉल कर दिए गए हैं। भारत अब पूरी तरह तैयार है और इस बार ग्लाइड बम की जगह सीधे ब्रह्मोस का इस्तेमाल करने की तैयारी में है, जो दुश्मन के ठिकानों के अंदर तक घुसकर भी हमला करने में सक्षम है। भारत और पाकिस्तान के बीच उठते इस घोर तूफान में अब हालात इतने विस्फोटक हो चुके हैं कि सिर्फ एक चिंगारी पूरे उपमहाद्वीप को आग के दरिया में बदल सकती है। और यही वजह है कि भारत अब अपनी परछाई में छिपे उस शस्त्र को बाहर निकालने की तैयारी में है जिसे दुनिया वर्षों से, लेकिन अब यह मिथक नहीं बल्कि वास्तविकता बनकर पाकिस्तान की नींदें उड़ा रहा है। क्योंकि जैसे जैसे दिल्ली हमले के तार इस्लामाबाद, अंकारा और कुछ पश्चिमी गुप्त नेटवर्क से जुड़ते दिख रहे हैं, वैसे वैसे से भारत की रणनीतिक कमान पहले से 10 गुना ज्यादा आक्रामक हो चुकी है। और इसी आक्रामकता के बीच भारत अपने उस गुप्त हथियार पर फोकस बढ़ा रहा है जो मिसाइलों, बमों या लड़ाकू विमानों पर आधारित नहीं बल्कि प्रकाश की गति और इलेक्ट्रॉनिक विनाश की शक्ति पर आधारित है। एक ऐसी शक्ति जो दुश्मन को चीखने तक का मौका नहीं देती, बल्कि उसके सिस्टम, उसकी रडार, उसकी मिसाइलें, उसकी बिजली, उसके कम्युनिकेशन सबको एक अदृश्य तूफान में निगल जाती है। और इस पूरे बदलाव की जड़ में है भारत का काली प्रोजेक्ट, यानी किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर। वही काली जिसका नाम सुनकर पाकिस्तान की सेना के टॉप कमांडर तक अपनी मीटिंग्स में पसीना पहुंचते नजर आते हैं। क्योंकि भले ही पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर बैठे पैनलिस्ट रोज भारत को डराने की कोशिश करें, लेकिन असली डर उनके रडार रूम, उनके न्यूक्लियर बंकर और उनके एयर डिफेंस सेंटर में देखा जा सकता है, जहां पिछले कुछ दिनों से लगातार अलर्ट जारी है कि भारत गैर किनेटिक वेपन एक्टिवेट कर सकता है। क्योंकि दिल्ली हमले के बाद भारत वह देश नहीं रहा जो सिर्फ चेतावनी देकर रुक जाए, बल्कि यह वह भारत है जो चेतावनी के बाद कार्रवाई करता है। और कार्रवाई इतनी साइलेंट होती है कि दुश्मन को पता भी नहीं चलता कि उसकी आंखें, उसके कान और उसके हथियार सब एक साथ कैसे बंद हो गए। काली की असली शक्ति इसी साइलेंट अटैक में है।
क्योंकि यह लेजर नहीं बल्कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीएम का महासागर है, जो अपनी रफ्तार में सामने आने वाली हर इलेक्ट्रॉनिक चीज को या तो फ्राई कर देता है या हमेशा के लिए बेकार कर देता है। और यही वजह है कि पाकिस्तान की शाहीन अब्बील, गजनवी या हतफ जैसी मिसाइलें, जो पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक नेविगेशन पर आधारित हैं, काली की एक बीम पड़ते ही म्यूजियम के लोहे का कबाड़ बन जाएंगी। ना वे लॉन्च होंगी, ना गाइड करेंगी, ना टारगेट पकड़ पाएंगी, बल्कि बस एक डेढ़ हार्डवेयर के ढेर की तरह अपने पैड पर जमी रहेंगी। और यही नहीं, काली का ईएमपी ब्लास्ट पाकिस्तान के मिसाइल कमांड सेंटर की कम्युनिकेशन लाइनों भाई को हमेशा के लिए ब्लैक कर सकता है, उनकी सैटेलाइट लिंक को ब्रिक बना सकता है और उनके डाटा फाइबर को ग्राउंड लेवल पर अंधा कर सकता है, जिससे न्यूक्लियर कमांड सेंटर चाहकर भी अपने यूनिट्स तक कमांड नहीं भेज पाएगा। और यह सब बिना एक भी धमाके, बिना एक भी मिसाइल एल्च किए हो जाएगा। यानी पाकिस्तान चाहे 1000 बार न्यूक्लियर, 1000 talk ratio mods nuclear, 1000 die beard nuclear, 1000 ice mouth nuclear, 1000 or 1000 bar nuclear, 1000 talk ratio mods nuclear, 1000 die beard nuclear, 1000 ice mouth nuclear, 1000 or nuclear, 1000 day in burn nuclear, 1000। लेकिन अगर भारत काली को सिर्फ 5 मिनट भी सक्रिय कर दे तो पाकिस्तान के पूरे न्यूक्लियर सिस्टम को रिस्टार्ट तक करने में महीनों लग जाएंगे। और तब तक भारत वह सब कर चुका होगा जिसे वह ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का असली जवाब मानता है। लेकिन कहानी सिर्फ काली तक सीमित नहीं है, क्योंकि इस बार भारत ने रणनीति बदल दी है और काली के साथ जो हथियार मैदान में उतारने की तैयारी में है, उसका नाम सुनते ही पाकिस्तान के सैन्य विश्लेषक रात भर जाग रहे हैं, और वह नाम है दुर्गा। दो भारत का एक 100 किलोवाट डायरेक्ट एनर्जी वेपन, जो सिर्फ अंधा नहीं करता बल्कि दुश्मन के धातु को पिघला भी देता है। यह वही सिस्टम है जो किसी भी रडार, मिसाइल, बैलिस्टिक सेंसर, फाइटर जेट के आउटसाइड पैनल, एंटी एयर सिस्टम और कम्युनिकेशन टावर को सीधे उसकी धातु पर लेजर बीएम मारकर इतने तापमान पर गर्म कर सकता है कि वह पूरा सिस्टम सेकंडों में फेल होकर लोहे के पिघले हुए ढेर में बदल जाए। और सबसे खतरनाक बात यह है कि दुर्गा जमीन पर नहीं बल्कि एयरक्राफ्ट पर, जहाजों पर और मोबाइल ट्रक सिस्टम पर भी तैनात किया जा सकता है। यानी भारत चाहे तो बॉर्डर से 200 किलोमीटर दूर बैठे पाकिस्तान के किसी भी एयरबेस की आंखें बंद कर सकता है और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि हमला कहां से हुआ। और अब पाकिस्तान की इसी चिंता का असली केंद्र है एयरबर्न लेजर पॉड्स, जो भारत अपने सुखोई 30, MKI और रफाल जैसे जेट्स पर लगाने जा रहा है, क्योंकि यह पड़छाया हवा में दुश्मन के ड्रोन, मिसाइल, एयरक्राफ्ट, रडार वेव और सेंसर तक को जला सकता है। यानी अगर पाकिस्तान का F-16 आकाश में उड़ रहा है और भारत का कोई जेट उससे 16, 80 या 100 किलोमीटर दूर है, तो भी एयरबोर्ड लेजर पॉड उसकी नाक पर, उसके सेंसर पर, उसके रडार नोज पर एक माइक्रोसेकंड की लेजर बीएम मारकर उसके पूरे कंप्यूटर को फ्रीज कर देगा और वह F-16 हवा में ही उड़ता उड़ता एक लोहे के बक्से की तरह नीचे गिर पड़ेगा और उसकी ब्लैक बॉक्स में सिर्फ यही रिकॉर्ड होगा: सेंसर फेलियर, सिस्टम ओवरहिट, नेविगेशन ब्लैकआउट। लेकिन असली वजह दुनिया कभी नहीं जान पाएगी, क्योंकि लेजर स्ट्राइक में किसी तरह का सबूत नहीं बचता, न शेल, न मिसाइल, न ट्रेल, बस एक अदृश्य वार और दुश्मन का पूरी तरह अंत। और यही बात पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन को भी डराती है, क्योंकि चीन भले ही अपने DF, HZF या जेमिंग सिस्टम पर घमंड करता हो, लेकिन उसने कभी कल्पना भी नहीं की कि भारत इतनी तेजी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक युद्ध के मैदान में प्रवेश कर जाएगा। और यह प्रवेश इतना खतरनाक होगा कि चीन के बेद और नेविगेशन, उसके एयर डिफेंस रडार, उसके स्टील जेट, J-20 के सेंसर, उसके तिब्बत बेस के कमांड सिस्टम, सब कुछ एक ही अदृश्य दहाड़ में ढह सकता है। और भारतीय वैज्ञानिकों को इसका अंदाजा इसलिए है क्योंकि चीन पिछले कुछ महीनों से तिब्बत में हाई एनर्जी जेमिंग ट्रायल कर रहा था, और यह जेमिंग भारत के सैटेलाइट और कम्युनिकेशन को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसी 20 के सेंसर, उसके तिब्बत बेस के कमांड सिस्टम, सब कुछ एक ही अदृश्य दहाड़ में ढह सकता है। और भारतीय वैज्ञानिकों को इसका अंदाजा इसलिए है
क्योंकि चीन पिछले कुछ महीनों से तिब्बत में हाई एनर्जी जैमिंग ट्रायल कर रहा था और यह जैमिंग भारत के सैटेलाइट और कम्युनिकेशन को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसी हरकत ने भारत के निर्णायक कदम को तेज कर दिया और भारत ने स्पष्ट कर दिया कि अगर कोई देश हमारे आसमान को अंधा करने की कोशिश करेगा तो भारत उसके पूरे कमांड स्ट्रक्चर को एक ही इलेक्ट्रॉनिक पल्स में भस्म कर देगा। और इसी तहत भारत ने काली दुर्गा, 2 एयरबर्न लेजर ईएमपी ग्रिड और मायावी 2.0 जैसी तकनीकों का नेटवर्क तैनात करना शुरू कर दिया है। मायावी 2.0 यानी भारत का उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, जो दुश्मन के रडार को भ्रमित करता है। उसकी स्क्रीन पर दर्जनों नकली टारगेट दिखाता है, उसके मिसाइल लॉकर को गलत दिशाओं में भेज देता है और उसकी फाइटर जेट को एक ऐसी झूठी जीपीएस दुनिया में फंसा देता है जो असल दुनिया से पूरी तरह कटी हुई होती है। मतलब पाकिस्तान का कोई पायलट चाहे F-16 उड़ाए या चाहे F-17, उसकी स्क्रीन पर भारत की तरफ से दर्जनों फाइटर जेट नजर आएंगे, लेकिन असल में आसमान खाली होगा और वह पायलट डर और भ्रम में अपने ही देश की एयर स्पेस को मिसाइल दाग देगा। और यही मायावी 2.0 का सबसे घातक पहलू है कि यह दुश्मन से लड़ता नहीं बल्कि दुश्मन को दुश्मन से ही देता है। यानी लड़ाई शुरू होने से पहले दुश्मन आधी शक्ति खुद नष्ट कर लेगा और बाकी पर काली, दुर्गा, ब्रह्मोस, अग्नि और के सीरीज जैसी असली मिसाइलें वार करेंगी। अब इस पूरे सिस्टम का असली दिमाग है भारत का नेटवर्किंग ग्रिड, जिसमें भारत के सैन्य सैटेलाइट्स, जमीनी AESA रडार, नौसेना के डाटा लिंक, वायुसेना के कमांड सेंटर और DRDO का AI चालित इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर दिमाग शक्तिशाली है कि पाकिस्तान की किसी बेस से उठते जेट को वह सिर्फ लिफ्ट ऑफ की गर्मी और उसके इंजन के इंफ्रारेड सिग्नेचर से पहचान सकता है और उसे तुरंत इंडियन एयरफोर्स के कॉम्बैट ग्रुप तक भेज देता है। लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि अब भारत जैमिंग को सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं बल्कि अटैक के लिए इस्तेमाल करेगा। यानी जैसे ही कोई पाकिस्तानी जेट हवा में उठेगा, उसी पल उसके नेविगेशन सिस्टम को भारत हवा में जैम कर देगा और वह जेट रिवर्स दिशा में उड़ना शुरू कर देगा। और अगर वह किसी तरह वापस बेस उतर भी जाए तो उसके बेस का रनवे काली की इलेक्ट्रॉन बीएम से इतना ओवरलोड कर दिया जाएगा कि पूरा रनवे ब्लैकआउट होकर चिंगारियों में बदल जाएगा और फिर कोई भी जेट ना उड़ पाएगा ना उतर पाएगा, पूरा एयरबेस हवा में ही कैद हो जाएगा। इसी बीच भारत की नौसेना हिंद महासागर में अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्काई नेट को एक्टिवेट करने की तैयारी में है, जो चीन के किसी भी पोर्ट से उठते जहाज तक के कम्युनिकेशन वेव को सुन सकता है और चाहे तो उसी वेव में एक उल्टा सिग्नल डालकर उस जहाज के कंप्यूटर को रिब्यूट करा सकता है। यानी चीन के युद्धपोत समुद्र में खड़े खड़े अपने सिस्टम को ऑन ऑफ करते रहेंगे और उन्हें समझ भी नहीं आएगा कि उनके सिस्टम को हैक किसने किया, कहां से किया और किस लेवल पर किया। चीन की यही कमजोरी भारत के लिए सबसे बड़ा रणनीतिक फायदा है, क्योंकि चीन तकनीक में उन्नत जरूर है, लेकिन उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स पर आधारित है और इलेक्ट्रॉनिक्स पर आधारित सिस्टम का सबसे बड़ा दुश्मन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्लास्ट, जो अब भारत बड़े पैमाने पर तैनात करने की तैयारी में है। भारत का ईएमपी प्रोजेक्ट इतना शक्तिशाली है कि यदि भारत LOC या LSC पर सिर्फ 10 सेकंड के लिए हाई इंटेंसिटी ईएमपी फायर करे तो पाकिस्तान और चीन के 300 से 400 किलोमीटर दायरे में मौजूद हर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हमेशा के लिए जल जाएगा। सैन्य रडार, मोबाइल टावर, कम्युनिकेशन, मिसाइल साइट, फाइटर बेस, एयर डिफेंस सब एक ही पल में खत्म। और मजे की बात यह है कि इस हमले में ना कोई विस्फोट होगा, ना कोई अंतरराष्ट्रीय सबूत। दुनिया कुछ भी साबित नहीं कर पाएगी कि यह भारत ने किया या किसी प्राकृतिक सोलर बस्ट ने उड़ाया। यही भारत की न्यू जनरेशन वॉर स्ट्रेटजी है। दुश्मन को हराना नहीं, उसकी क्षमता को खत्म करना। युद्ध लड़ना नहीं, युद्ध को शुरू होने से पहले खत्म कर देना। हमला करना नहीं, दुश्मन की नींव को चुपचाप काट देना। और इसी वजह से पाकिस्तानी सेना अब सिर्फ मिसाइल टेस्ट नहीं कर रही, बल्कि अपने कमांड सिस्टम को अंडरग्राउंड शिफ्ट कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत के पंच प्रहार में से पहला प्रहार दिखाई देगा, बाकी 4 अदृश्य होंगे और जो दुश्मन को दिखाई नहीं देता वह सबसे खतरनाक होता है। और अब जब भारत ने साफ साफ संकेत दे दिए हैं कि दिल्ली हमला अब सिर्फ सुरक्षा का मामला नहीं बल्कि राष्ट्र की सैन्य प्रतिष्ठा पर सीधा हमला है,
तो भारत के वैज्ञानिक, डीआरडीओ, सेना, नौसेना, वायुसेना सब एक ही लाइन में खड़े हैं और देश को उस नए युद्ध क्षेत्र में ले जाने के लिए तैयार हैं, जहां हथियारों की आवाज नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन की चीख सुनाई देती है, जहां दुश्मन का देश धुएं से नहीं बल्कि अंधकार से ढक जाता है, जहां हार जीत बमों से नहीं बल्कि बिट्स और वेवफॉर्म से तय होती है। और इसी में भारत की विजय का भविष्य छिपा है, क्योंकि युद्ध हमेशा शक्ति नहीं लड़ती, युद्ध हमेशा बुद्धिमत्ता लड़ती है और भारत अब दोनों में दुनिया से आगे निकलने की तैयारी में है। दिल्ली धमाके के बाद पूरे देश में जिस दहशत और अविश्वास का माहौल फैल गया था, उसका असर सिर्फ आम जनता पर नहीं बल्कि खुफिया एजेंसियों, सुरक्षा सलाहकारों और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की हर मीटिंग पर साफ दिखाई दे रहा था। पीएमओ में चल रही बैक टू बैक मीटिंग्स ने यह साफ कर दिया था कि इस बार भारत किसी भी हाल में स्थिति को उसी तरह ही जाने देगा जैसे पहले कभी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में मामलों को ठंडा कर दिया जाता था, बल्कि अब इस हमले को देश की संप्रभुता पर सीधा आघात मानते हुए उसे उसी तीखे जवाब से निपटाया जाएगा जिसकी उम्मीद करोड़ों भारतीय पहली ही रिपोर्ट के बाद से कर रहे थे। इधर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एनआईए की टेक्निकल टीमों ने लाल किले के पास हुए धमाके की फुटेज, मोबाइल लोकेशन और आसपास के नेटवर्क डाटा को जोड़कर एक बड़ा सुराग निकाला कि जिस ब्लास्ट को पहले रिमोट ट्रिगर माना जा रहा था, वह दरअसल ड्यूल ट्रिगर मैकेनिज्म से किया गया था, यानी स्थानीय बदमाशों का समूह नहीं। वहीं दूसरी तरफ एवी के पाकिस्तान डेस्क ने अपने इनसाइड चैनलों के जरिए यह पुष्टि कर दी कि कराची और पेशावर के बीच पिछले 2 हफ्तों में संदिग्ध मूवमेंट बढ़ा है, खासकर उन ठिकानों पर जिन्हें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी वर्षों से रणनीतिक प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी के लिए इस्तेमाल करती है, ताकि किसी हमले के बाद वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों 3 पर यह कह सके कि उसका कोई रोल नहीं। लेकिन इस बार भारत के पास सबूत इतने मजबूत थे कि कोई भी दुनिया का मंच पाकिस्तान को बचा नहीं सकता था। उधर सेना की नॉर्दर्न कमांड ने नियंत्रण रेखा के पास तैनात स्पेशल ऑप्स यूनिट्स को साइलेंट मोबिलाइजेशन का आदेश दे दिया था, ताकि किसी भी संभावित बड़े ऑपरेशन में वक्त बर्बाद ना हो। और अगर सरकार हरी झंडी देती है तो 30 मिनट के भीतर प्रिसीजन स्ट्राइक शुरू हो सके। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव यह था कि इस बार सब कुछ पहले से कहीं अधिक सीक्रेट रखा जा रहा था। न मीडिया को भनक, न विपक्ष को जानकारी, न इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स समूहों को कोई प्री अलर्ट। सिर्फ टॉप 12 लोग जान रहे थे कि भारत क्या करने जा रहा है, और इसे ही ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के पुनर्जीवित संस्करण का शुरुआती चरण कहा जा रहा था। इसी बीच तकनीकी विश्लेषण में यह बड़ा खुलासा हुआ। ब्लास्ट में जिस सर्किट का इस्तेमाल हुआ था वह सीरियल नंबर लॉक्ड मॉड्यूल था, जो सिर्फ पाकिस्तान के 3 प्रेशर फैक्ट्री यूनिट्स में ही बनता है, और यह वही टेक है जो पहले अफगान बॉर्डर पर इस्तेमाल की जाती थी। इस खोज के बाद सरकार का मूड और ज्यादा कठोर हो गया। देश भर में इंटेलिजेंस ग्रिड की रेड लिंक एक्टिवेट की गई। एयरफोर्स के सैटेलाइट को पाकिस्तान के 3 संभावित लॉन्च साइट्स पर रियल टाइम मोड में शिफ्ट किया गया, और नौसेना की पीएसी टीमों को अरब सागर के कॉरिडोर में रेड ऑन अलर्ट पर रखा गया। उधर जनता सोशल मीडिया पर लगातार देश से जवाब की मांग कर रही थी, और हर न्यूज चैनल पर सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर भारत चीन कब जवाब देगा। लेकिन असल जवाब बंद कमरों में तैयार हो रहा था, जहां एक विस्तृत ब्लूप्रिंट सामने रखा जा चुका था, जिसमें लक्ष्य, समय, रूट, एयर टू ग्राउंड इंटेंसिटी और पोस्ट स्ट्राइक अंतरराष्ट्रीय दबाव से निपटने की रणनीति तक सब कुछ शामिल था। इसी बीच प्रधानमंत्री को 2 उच्च स्तरीय रिपोर्टें सौंपी गईं। पहली धमाके के तकनीकी विश्लेषण की, दूसरी पाकिस्तान के मिलिट्री लिंक की, और इन दोनों रिपोर्टों ने इस बात की पुष्टि कर दी कि हमला सिर्फ दिल्ली को दहलाने के लिए नहीं, बल्कि भारत का मनोबल गिराने, सामरिक भय पैदा करने और देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि को कमजोर करने की एक पूर्व योजना थी। रात 2:47 पर पीएमओ में हुई स्पेशल वॉर रूम मीटिंग में रक्षा मंत्री, एनएसए, सेना प्रमुख, आरडब्ल्यू प्रमुख और एयरफोर्स चीफ मौजूद थे, और उसी मीटिंग में भारत के इतिहास के सबसे साहसिक जवाबी एक्शन का स्वरूप तैयार हो गया। एक ऐसा एक्शन जिसमें सिर्फ एक झटका नहीं बल्कि कई लेयर्स में
प्रिसीजन स्ट्राइक्स, साइबर डिसरप्शन, बॉर्डर डोमिनेशन और दुश्मन के कमांड स्ट्रक्चर को बिना जमीन युद्ध के घुटनों पर लाने की पूरी रणनीति शामिल थी। इसी मीटिंग में तय हुआ कि ऑपरेशन का पहला फेज बिल्कुल साइलेंट होगा, जिसमें किसी को भनक तक नहीं लगेगी। दूसरा फेज तेज और विध्वंसक होगा और तीसरा फेज वह होगा जो दुनिया को दिखाएगा कि भारत अब 1971 वाले मोड में वापस आ चुका है। और ठीक इसी रात से वह तैयारी शुरू हो गई जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के शक्ति संतुलन को बदलने की क्षमता रखी थी। और जब यह सब हो रहा था, आतंकियों के मॉड्यूल का मुख्य संचालक कोड नेम शाहबाज पेशावर के एक सेफ हाउस में बैठकर उन संदेशों का इंतजार कर रहा था जिनमें उसे यह बताया जाना था कि भारत अभी भी हमले की जड़ों तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन उसके इंतजार को तड़पा देने वाली खबर रॉ ने उसी रात दुनिया को बताए बिना हासिल कर ली थी। और यही वह बिंदु था जहां से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 सच में शुरू हो गया था। दिल्ली धमाके के बाद जब भारत की एजेंसियां अपनी जांच को और गहराई तक ले जा रही थी, तभी एक और चौंकाने वाला मोड़ आया जिसने पूरे केस की दिशा ही बदल दी। दरअसल रॉ की टेक्निकल विंग ने पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्रों में कुछ ऐसे एन्क्रिप्टेड रेडियो ट्रांसमिशन पकड़े जिनमें दिल्ली ऑपरेशन क्लीन और फाइनल वेव कंफर्म जैसे कोडवर्ड इस्तेमाल किए गए थे। और इन संदेशों का समय धमाके के सिर्फ कुछ घंटों पहले का था। इस खोज ने पुष्टि कर दी कि यह कोई आकस्मिक हमला नहीं बल्कि महीनों से तैयार किया गया एक हाई ग्रिड स्ट्रेटेजिक टेरर ऑपरेशन था, जिसके पीछे सिर्फ आतंकी संगठन नहीं बल्कि पाकिस्तान की प्रॉक्सी इंटेलिजेंस नेटवर्क सक्रिय थी। इसी बीच दिल्ली धमाके की फॉरेंसिक रिपोर्ट में यह निष्कर्ष सामने आया कि विस्फोट में इस्तेमाल RDX को किसी पुराने स्टॉक से नहीं बल्कि हाल ही में साउथ पंजाब कॉरिडोर से तस्करी करके लाया गया था, जहां पाकिस्तान की चौकियों और आतंकी लॉजिस्टिक नेटवर्क के बीच गहरा तालमेल वर्षों से बना हुआ है। रिपोर्ट में यह भी दर्ज था कि ब्लास्ट में इस्तेमाल फ्यूज मॉड्यूल एक ट्रिपल स्टेज एक्टिव एक्टिवेशन सिस्टम था। पहला लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, दूसरा GPS लॉकिंग और तीसरा मैनुअल प्रॉक्सिमिटी ट्रिगर, जिसका मतलब था कि हमलावर सिर्फ धमाका करना नहीं चाहता था बल्कि यह सुनिश्चित करना चाहता था कि उसका निशाना 100% सफलता से पूरा हो। जब यह रिपोर्ट प्रधानमंत्री और NSA के हाथों में पहुंची तो दोनों ने बिना समय गंवाए सेना प्रमुख, एयरफोर्स चीफ और रॉ प्रमुख को बुलाकर दूसरा वॉर रूम सेशन बुलाया, क्योंकि अब यह मामला सिर्फ एक आतंकी हमले का नहीं था बल्कि सीधे सीधे भारत की संप्रभुता को चुनौती था। NSA ने अपनी प्रस्तुति में बताया कि पाकिस्तान के 3 बड़े ठिकाने सादिकाबाद, बहरावल नगर और पेशावर के बाहरी इलाके बीते 3 महीने से लगातार एक्टिव हैं और इन ठिकानों पर 14 बार रेडियो ब्लाइंड स्पॉट्स बनाए गए, विच मीन्स कि वहां कुछ बेहद गोपनीय हलचल चल रही थी। एयरफोर्स चीफ ने बताया कि भारत के पास अब ऐसे हथियार और तकनीक मौजूद हैं जो 250 किलोमीटर दूर बैठकर लक्ष्य को सटीकता से नष्ट कर सकते हैं, और यदि ऑपरेशन को मंजूरी दी जाती है तो पाकिस्तान की उस प्रॉक्सी 250 किलोमीटर दूर बैठकर सपे लक्ष्य से को सटीकता से नष्ट कर से इस और यदि ऑपरेशन को मंजूरी दी जाती है तो पाकिस्तान की उस प्रॉक्सी स्ट्रक्चर को सर्जिकल रूप से काटकर पूरी तरह खत्म किया जा सकता है, जो वर्षों से भारत में इससे अस्थिरता फैलाने में लगा है। इस चर्चा के दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि अब समय आ चुका है कि दुनिया को यह बताया जाए कि भारत सिर्फ चेतावनी देने वाला देश नहीं बल्कि अपने विरोधियों को जवाब देने की क्षमता रखने वाला राष्ट्र है। इसी मीटिंग में तय किया गया कि ऑपरेशन 3 चरणों में चलाया जाएगा। पहला चरण खुफिया डाटा और दुश्मन के साइबर नेटवर्क को खामोशी से जाम करना। दूसरा चरण एयर स्ट्राइक्स और ड्रोन वर्म से दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों को एक ही रात में निष्प्रभावी करना। और तीसरा चरण पाकिस्तान के उन लॉन्च पॉइंट्स को समाप्त करना जो भारत के खिलाफ वर्षों से छुपकर इस्तेमाल होते रहे हैं। इधर जमीन पर सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली, मुंबई, जयपुर, पटना और श्रीनगर में बड़े पैमाने पर छापेमारी शुरू कर दी, जिनमें कई संदिग्धों को पूछताछ के लिए उठाया गया और यह पता चला कि भारत के भीतर भी कुछ स्लीपर लिंक सक्रिय थे।
जो इस हमले के बाद दिल्ली से 250 किलोमीटर दूर एक और धमाका करने की योजना बना रहे थे, जिसे एजेंसियों ने समय रहते पहले ही रोक दिया। इस बीच रॉ की साइबर टीम ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया। वह व्यक्ति जिसे पाकिस्तान का पूरा तंत्र शहबाज कोड नेम से चला रहा था, वह वास्तव में एक पूर्व सैन्य प्रशिक्षित मॉड्यूल